हाय हेलो बच्चों, सभी का वेलकम बैक है स्टडी रूम पे। हम लोग कर रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, आपकी कक्षा 9वीं का 10वां अध्याय, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जाना था। इस फोर्स के बारे में जानने के बाद हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। हमने ये पढ़ा था कि न्यूटन साहब ने ये ऑब्जर्व किया था कि जब एक सेब किसी पेड़ से गिरता है वो पृथ्वी को उसको आकर्षित करने की वजह से गिरता है। तो ये जाहिर सी बात है कि गिरता हुआ सेब क्या होता है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। तो ये हमसे पूछते हैं कि क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, और अगर आकर्षित करता है तो हम ये क्यों नहीं देख पाते कि सेब पेड़ पर लटका हुआ है, पृथ्वी भी उसकी ओर भागी चली जा रही है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी का मास यानी कि पृथ्वी का भार बहुत ज्यादा है। पृथ्वी का भार इतना है कि हम देख नहीं पाते पृथ्वी को सेब की ओर जाते हुए। इसके बारे में और क्लैरिटी और अच्छे से आप आगे जानेंगे। तो चलिए आगे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेब और पृथ्वी के बीच जो परस्पर क्रिया है, उनके बीच में यानी कि जो इंटरैक्शन है वो किस प्रकार से होता है। हमने पिछले कुछ अध्यायों में गति के नियमों के बारे में पढ़ा था। गति के 3 नियम आप सबको याद होंगे। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? गति का तीसरा नियम क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करनी चाहिए। लेकिन ये तो चलो हमने मान लिया कि हर क्रिया के एक प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे सेब ने पृथ्वी को आकर्षित किया, जैसे पृथ्वी ने सेब को अपनी ओर खींचा, वैसे ही सेब भी तो पृथ्वी को अपनी ओर खींचे। ये हमने तीसरे नियम से हमने मान लिया कि ऐसा होता है। लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वापस चलते हैं और देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। एक सेकेंड। फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? द्रव्यमान यानी कि भार के और उस त्वरण के। तो पृथ्वी का भार कितना ज्यादा है तो सेब पर लगने वाला बल पृथ्वी के भार के समानुपातिक होगा। पृथ्वी का भार बहुत ज्यादा है, इसलिए सेब को वो ज्यादा बल से अट्रैक्ट करती है। लेकिन सेब तो पृथ्वी के सामने बहुत छोटी सी है, तो उसका बल इतना बड़ा नहीं हो पाता कि वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान क्या है? एकदम ही न के बराबर है, एकदम नील है। ये इसी तर्क को विस्तार से जानने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। उसका भी सेम जवाब होगा, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना करें तो चंद्रमा का जो भार है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, वो पृथ्वी के मुकाबले एकदम नील है। तो अब बारी आती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने की, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ने की। अभी तक हमने मोटा मोटा जाना था गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण की खोज कैसे हुई, गुरुत्वाकर्षण से क्या क्या होता है। अब हम एक सार्वत्रिक नियम के बारे में जानेंगे, जो कि हम इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, वो हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह लगेगा। वो क्या है? वो यूनिवर्सल है। आइए देखते हैं ये क्या बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ये बोलते हैं कि न्यूटन ने ये पता लगाया कि सिर्फ सेब और चंद्रमा ही ऐसी चीजें नहीं है जो पृथ्वी की ओर आकर्षित हों, बल्कि ये जो सेब है और ये हमारा जो चंद्रमा है, ये भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी के, इस विश्व के सभी पिंड, सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैं इस पेन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ, आप अपने लैपटॉप को, आपका टेबल, आपको, मतलब इस ब्रह्मांड की जितनी चीजें हैं, चाहे वो सजीव हैं चाहे वो निर्जीव हैं, वो सब क्या करती हैं? वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, बल्कि आप भी उस पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन आपका भार इतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से बल इतना ज्यादा नहीं हो पाता है कि आप जहां खड़े हैं वहां से पृथ्वी आपकी ओर खींची चली आए। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ही कहता है कि इस विश्व के सभी पिंड, इस ब्रह्मांड के सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और इन वस्तुओं के बीच यही आकर्षण हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो ये क्या बोलते हैं
इसको इसी के आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि विश्व का प्रत्येक पिंड, विश्व की प्रत्येक ऑब्जेक्ट, प्रत्येक अन्य पिंड को, हर दूसरी ऑब्जेक्ट को एक बल से, एक फोर्स से, इससे एक फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करती है। और दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्या हुआ, दोनों, ये A है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m1 हो गया, इसका द्रव्यमान m2 हो गया। तो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, गुणनफल क्या हो गया, m1 इंटू m2। ये जो बल लगता है ये इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती है तथा उनके बीच जितनी भी दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार है जो कि इस ब्रह्मांड की सब वस्तुओं पर अप्लाई होता है। अगर इनके बीच में जरा सा भी गैप नहीं है, ये एकदम चिपकी हुई है, तो इस डी को हम 0 मान लेंगे। लेकिन हमेशा हर केस में सिनेरियो क्या होगा, सिनेरियो ये होगा कि m1 m2 के गुणनफल के वो समानुपातिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही जो बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है Gmm/d। यहाँ पे m क्या है, एक पिंड का द्रव्यमान, यहाँ पे छोटा m क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, d क्या है, इनके बीच की दूरी, और उसके साथ ही g क्या है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। कैसे, F इज इक्वल टू Gmm/d, ये आया कैसे, इसका इस सार्वत्रिक नियम का निर्माण या फिर फॉर्मुलेशन अब हम देखते हैं। ये फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे। इन्होंने क्या बोला है कि मान लीजिए बड़े m तथा छोटे m द्रव्यमान के दो पिंड, ये दो पिंड हैं A और B, इसका द्रव्यमान इतना है और इसका द्रव्यमान इतना है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, d। और इनके अब गुरुत्वाकर्षण बल का जो सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार हमने क्या देखा था, इनके बीच में एक किसी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है। उस आकर्षण बल को हम क्या मान लेते हैं, उस आकर्षण बल को हम F मान लेते हैं। तो F किसके समानुपातिक था, F M और M के गुणनफल के समानुपातिक था। ये चीज हमने देख ली। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्याकृतमानुपाती किसके था, वो इनके बीच की दूरी के। देखिए इनके बीच की दूरी के वो कैसे था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, वो उन दोनों के भार के, उन दोनों के मास के मल्टीप्लीकेशन से, गुणनफल से। एक बार फिर से उस डायग्राम को हम यहाँ पर बना लेंगे बेहतर समझने के लिए। ये A है, ये B है, इनके बीच दूरी कितनी है, दूरी है D की। इसका द्रव्यमान है इतना, इसका द्रव्यमान है इतना। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ रखकर हमने क्या जाना कि हमारा जो आकर्षण बल है, हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके समानुपातिक है, वो इस वैल्यू के समानुपातिक है। तो ये प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, प्रोपोर्शनल है इस वैल्यू के। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हमेशा ये हम शुरू से फिजिक्स में देखते आ रहे हैं, हमें लगाना पड़ता है एक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट यहाँ पर G आ गया, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलेंगे। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल को सीख रहे हैं। इसी प्रकार से बल की वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू G का गुणनफल किससे, mm/d² से, और G की वैल्यू ऐसे हम निकाल लेंगे। अब G जो आया था, G जो कांस्टेंट आया था, उससे हमें क्या पता करना है, उससे हमें पता करना है कि G का यूनिट क्या है, G का एसआई मात्रक क्या है। G का एसआई मात्रक हमें ये पता चलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैसे पता चला, आइए देखते हैं कैसे पता चला। हमें ऐसे चला कि हमने फोर्स ले लिया। फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, और हमारी दूरी का स्क्वायर कितना होता है, मीटर स्क्वायर, और हमारा ये किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ये सिंपल सी बात है, ये क्या आ जाएगा, ये इसी प्रकार से तो आ जाएगा। तो अगली स्लाइड में हमने क्या देखा कि इसका जो एसआई मात्रक है वो कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसी प्रकार से ये जो सर हैं, सर हेनरी कैवेंडिश,
सर हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने संवेदनशील संतुलन का उपयोग करते हुए क्या निकाला, जी का मान ज्ञात किया। उनको फोर्स का पता था, उनको दोनों पिंडों के भार का पता था कि उनमें कितना भार है, कितना द्रव्यमान है, और इसी प्रकार से उन्होंने एसआई मात्रक तो हमने पता कर ही लिया था, उन्होंने इसकी वैल्यू, इसका मान ज्ञात किया। इसका मान ये है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आप इस संसार में कहीं भी चले जाइए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा ये रहेगा। तो ये याद रखिएगा कि सर हेनरी कैवेंडिश ने इसका मान निकाला था, लेकिन आज भी हम इसे क्या बोलते हैं, आज भी हम इसे न्यूटन कांस्टेंट बोलते हैं। हालांकि सर हेनरी कैवेंडिश ने सर आइजैक न्यूटन की मौत के 70 साल बाद इसका आविष्कार किया था, लेकिन फिर भी सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की समझ इस संसार को दी थी, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे न्यूटन कांस्टेंट बुलाते हैं। और ये पूरे यूनिवर्स में, सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में ये कांस्टेंट रहेगा और इसकी ये वैल्यू रहेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है और चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है। इनके बीच की दूरी आपको दी गई है। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन हमें करना है। बल का परिकलन कैसे होगा, Gmm/d। यही फॉर्मूला तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसे आप आसानी से लगा लेंगे। G की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, हमारे पास बड़े M की वैल्यू है, छोटे m की वैल्यू है, और दूरी है, सब वैल्यूज लगा के सीधा सीधा फोर्स को सॉल्व करना है। अभी बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। बताइए बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये कहता है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पिंड हैं, वो सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया जाता है। ये आप लोग कर लेंगे। उसके बाद पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण के बल का परिणाम ज्ञात करके सूत्र लिखिए। क्या था, Fg/m/d। एक चीज का ध्यान रखना है कि अब जो वस्तु है वो पृथ्वी की सतह पर रखी है, यानी पृथ्वी के बीच में और उस वस्तु के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0 है। यदि डिस्टेंस 0 है तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ये सूत्र आप लिख लेंगे। महत्व क्या क्या है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का, क्या क्या हमें मिला इससे, क्या क्या हमारा फायदा हुआ इससे। हमें ये फायदा हुआ कि हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं। यदि आज के समय में हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो क्या आप अपनी कुर्सी पर, अपने बिस्तर पर या जमीन पर अच्छे से टिके होते? बिल्कुल नहीं, आप हवा में तैर रहे होते। सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है कि आप चल तक पाते हैं। ये क्या कारण है इसका, गुरुत्वाकर्षण बल इसका कारण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है, हमारे गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। हमारा जो सूरज है, जो सबसे बड़ा स्टार है, जो सूर्य देव है, सूर्य देव के चारों ओर सभी ग्रह या हमारी पृथ्वी किस लिए घूमती है, इस गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। साथ ही साथ टाइड्स, जिन्हें हम हिंदी में ज्वार भाटा भी कहते हैं, ये चंद्रमा और तथा सूर्य के कारण आते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखेंगे मुक्त पतन और भारहीनता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फ्री फॉल एंड वेटलेसनेस। एक एक करके देखते हैं दोनों चीजों को। पीछे दी गई वीडियो में आपने क्या देखा, पीछे दी गई वीडियो में एक साइंटिस्ट है जो आपके कहाँ है, आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वो साइंटिस्ट बताती हैं कि हमारा जो जी है, हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कैसे, कितना लगता है, वो कहाँ कितना लगता है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। F=Gmm/d से हम इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हम कहीं भी मौजूद हों, इस दिए गए फॉर्मूले की वजह से हम कहीं भी निकाल सकते हैं। और उन्होंने आपको कहाँ निकाल कर दिखाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर निकाल कर दिखाया कि पृथ्वी कितने गुरुत्वाकर्षण बल से किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस वस्तु का भार कितना है, क्योंकि पृथ्वी का भार तो फिक्स है, और उस वस्तु की पृथ्वी से दूरी कितनी है। उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूरी कितनी है हमारी पृथ्वी से, और गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगा लिया, जो कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10% कम है। किससे, आपके पृथ्वी पर लगने वाले बल से। तो
इस सब के पीछे क्या छुपा है? इस सब के पीछे फ्री फॉल और त्वरण का खेल छुपा है। उस वीडियो को आप बेहतर समझ पाएंगे जब हम फ्री फॉल के बारे में जानेंगे। उस फ्री फॉल कैसे होती है, किस त्वरण की वजह से वो होती है, ये सब देखते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि फ्री फॉल होता क्या है। ये जो मुक्त पतन है, ये जो फ्री फॉल है, ये हम कहते किसे हैं? ये कहते हैं हम उसे कि जब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरती है, तो हम कहते हैं कि ये वस्तु मुक्त पतन में है, ये फ्री फॉल में है, उस पर और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये हाथ में पेन है, पेन को यदि मैं छोड़ूंगी और पेन पर सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल उस वक्त लगना चाहिए, कोई हवा ना चल रही हो, कोई एक्सटर्नल किसी प्रकार का बल ना हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और ये नीचे गिर रहा हो, तो आप और हम सब इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये वस्तु मुक्त पतन में है। ये वस्तु किस में है? फ्री फॉल में है। ऐसे में मुक्त पतन जब होता है, जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ जब लग रहा होता है, तो ऐसे में वस्तु की गति में दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस दिशा में वो गति कर रही है, नीचे इस प्रकार से यदि ये पेन गिर रहा है तो ये नीचे ही गिरता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये इधर को चला जाएगा, उधर को चला जाएगा। ऐसा किस सिनेरियो में होगा, किस केस में होगा? जब इस पर कोई और बाहरी बल भी लग रहा हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के केस में ये कोई भी दिशा परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन इस आकर्षण के कारण क्या होता है? वेग में तो परिवर्तन होता है, एक जैसे वेग से ये नहीं गिरता है। अगर ये अभी 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिर रहा है, तो जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा, इसके वेग में परिवर्तन होता जाएगा, और ये वेग में परिवर्तन कैसा होगा? पॉजिटिव परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन से क्या होगा? ये सब तो हमने देख लिया कि वेग परिवर्तित होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। जब ऐसे सिनेरियो में इस संसार की कोई भी वस्तु होती है जो पृथ्वी के, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के, याद रखिएगा, किसी ब्रह्मांड में किसी और वस्तु की मैं बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के आकर्षण बल की वजह से वो गिरेगी, तो उसे हम मुक्त पतन बोलेंगे, उसे हम फ्री फॉल बोलेंगे। और इस फ्री फॉल के कारण उस वस्तु में क्या आएगा? त्वरण आएगा, क्योंकि उसका वेग परिवर्तन हो रहा है। तो त्वरण कार्य करता है। और ये त्वरण किस लिए है? ये तब त्वरण है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और इसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। तो ये जो त्वरण उत्पन्न होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर गुरुत्वीय त्वरण। और इसके मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, मीटर प्रति सेकंड से इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, ये जो इंसान है ये नीचे गिर रहा है, यदि इस पर कोई भी बाहरी बल ना लग रहा हो, तो ये किसमें है? मुक्त पतन में है। ये गुरुत्वीय त्वरण में है। इसमें है, ये गुरुत्वीय त्वरण में है। इसकी वेग जो है उस गुरुत्वीय त्वरण की रफ्तार से बदलती जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू का हम पता लगाएंगे, इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करके निकालेंगे। हम तो क्या निकालेंगे? हमारे पहले जमाने में साइंटिस्ट परिमाण निकाल चुके हैं कि गुरुत्वीय बल असल में कितना होता है। वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो हम उसके त्वरण के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं। ये हमने देखा था गति का दूसरा बल, गति का दूसरा नियम ये हमने देखा था। तो इसका प्रयोग करके हमने क्या निकाल लिया? फोर्स की वैल्यू निकाल ली। फोर्स है हमारा mg, और हमने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या सीखा था? हमने सीखा था फोर्स क्या होता है? Gmm/d ये होता है। तो इस इक्वेशन में इस F की वैल्यू हम लगा देंगे तो हमारे पास ये आ गया। ये आ गया तो गुरुत्वीय त्वरण, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है हमारा, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगी।
और ये वैल्यू क्या आती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आती है ये पृथ्वी पे। ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है कि कोई भी वस्तु यदि फ्री फॉल में होगी, मुक्त पतन में होगी, तो वो अपनी वेलोसिटी को कैसे बढ़ाएगी, वो अपनी वेलोसिटी को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी उसकी स्पीड, हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। इसीलिए त्वरण को क्या बोलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड बोलते हैं। और ये क्या कहते हैं कि जो हमारा जी है वो जगह जगह पर वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की हर, जैसे आप पोल्स पे हैं तो वहां ये सेम होगा, आप इक्वेटर पे हैं वहां ये सेम होगा, तो ऐसा नहीं है। यदि आप दूर पास ज्यादा आते जाएंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आता जाएगा। पृथ्वी की सतह पर या सतह के पास हम इसे लगभग स्थिर मान सकते हैं। लगभग क्या मान सकते हैं, स्थिर मान सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो ये क्या होगा, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऐसे ज्ञात किया जा सकता है, G = gm/d²। जब हम पृथ्वी के पास होंगे तो G क्या होगा, G इसके बराबर होगा, लगभग सेम, कोई फर्क वाली बात नहीं है, लगभग इतना होगा। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सतह पर लगभग सेम है, सतह पर गुरुत्वीय बल सेम है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो किस वेलोसिटी से, किस त्वरण से कोई वस्तु गिरेगी उसमें बदलाव आएगा। और वो बदलाव कितना होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से ये सारी वैल्यूज रख के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड इन्होंने निकाल लिया है। इसमें कोई ज्यादा टेक्निकलिटीज में घुसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आम सी सिंपल सी ये बात है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति के बारे में बोलते हैं कि कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी। एक टेनिस बॉल है, एक बास्केटबॉल है, आप अपने घर की छत पर जाके खड़े हो गए हैं, वहां से आपने एक टेनिस बॉल गिरा दी है, एक बास्केटबॉल आपने गिरा दी है, तो इन दोनों में से कौन सी पहले पहुंचेगी, दिमाग लगाइए। देखिए जी क्या था, जी था gm/d²। m क्या है, पृथ्वी का मास है, d क्या है, डिस्टेंस है, और ये बड़ा जी क्या है, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। बस यही तो फर्क है। यदि हम इनको सेम हाइट से गिराते हैं, मेरे हाथ दोनों एक ही उसमें है, प्लेन में है, एक साथ है, ये मैंने यहां से 2 बॉल गिराई तो कौन सी पहले पहुंचेगी, डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, और इन दोनों का भार यदि अलग अलग है तो भार की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, भार का तो कोई लेना देना ही नहीं है। छत से जाके एक कॉटन के टुकड़े को और एक पत्थर के टुकड़े को यदि गिराएंगे तो दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि उनका भार कितना है, छोटे एम की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं की गई है। तो बच्चों आपको इसका जवाब पता चल गया होगा कि पहले टेनिस बॉल पहुंचेगी या बास्केटबॉल। जी सिंपल सी बात है, दोनों एक टाइम पे पहुंचेंगी, क्योंकि जो जी होता है उसमें इस वस्तु के मास का, द्रव्यमान का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये बड़ा बेतुका सा सवाल है, दोनों एक ही समय पर पहुंचेंगे। ये जो साइंटिस्ट हैं ये फिर से बताती हैं आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, जो हमने पहले पढ़ा था और जिसको हमने पिछली वीडियो में देखा था। इसे हम समझ लेंगे। तो यही बात बोलती है जो मैंने अभी आपको बताई कि हम जानते हैं फ्री फॉल में वस्तु त्वरण अनुभव करती है, उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ती जाती है। ये त्वरण जो है, ये त्वरण कहीं भी वस्तु के मास पे निर्भर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के मास पे निर्भर करता है, जो कि फिक्स है। इसीलिए एक पत्थर का टुकड़ा और एक कॉटन का टुकड़ा दोनों सेम समय पर पहुंचेंगे, कभी भी ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति हमने पढ़ा, कौन सी पहले पहुंचेगी। मास जो है, जो द्रव्यमान है, उसका तो कोई खेल नहीं है, लेकिन गति किस प्रकार से होगी, गति आपकी मोशन की इक्वेशंस पे
मोशन की इक्वेशंस के आधार पर ये होगी, जहां जहां ए था वहां वहां बस जी लगा दीजिए। ये एक्सेलरेशन था, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और पृथ्वी के आसपास ये तो कांस्टेंट है, और थोड़ा सा दूर चले जाएगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ए को कैसे रिप्लेस कर दिया, जी से रिप्लेस कर दिया, तो वेलोसिटी भी आप आसानी से पता लगा लेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं कि टाइम दिया हुआ है, आपके पास ए दिया हुआ है, धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, ऊपर से कार गिर रही है, देखिए ये मत बोलिएगा मैम ऊपर से कार कैसे आ गई, ये कैसे हो गया, एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये सब बातें अलग हैं। सिर्फ और सिर्फ पीछे जो इक्वेशंस दी हुई थी 3, उनका उपयोग करके ये सारे उदाहरण आप सॉल्व कर लेंगे। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और ये 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ये बोलते हैं कि 10 मीटर ऊंचाई तक ये पहुंची, तो हमें वेलोसिटी का पता लगाना है कि कितने वेग से फेंकी गई, वही इक्वेशंस का पता करके, और समय कितना लगा, t और v हमें निकालना है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास हैं, डिस्टेंस है हमारे पास, a क्या है, a g है, और g क्या है, g 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इन दोनों को हम आसानी से पता कर लेंगे। ये बोलते हैं मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, जो जो मैंने अभी बताया सब बता दीजिए कि मुक्त पतन से हम ये समझते हैं। इसी प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमें लिखना है। तो इसी के साथ हम अपना दूसरा भाग भी समाप्त कर चुके हैं गुरुत्वाकर्षण का। आपसे मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा भार के बारे में। तीसरे भाग में आपसे मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।